हेलो एवरीवन। अस्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी कात्यायनी का पहला भाग। एक बड़े से हवेली के दरवाजे पर एक दूल्हा दुल्हन का जोड़ा खड़ा था। दुल्हन ने लाल राजस्थानी लहंगा पहन रखा था। चेहरे पर घूंघट था, लेकिन माथे पर सजी माथा पट्टी दिखाई दे रही थी। आंखें काजल से भरी थी। गले में भारी हार था। हाथों में भारी सोने के कड़े के साथ चूड़ियां थीं। उसके ठीक बगल में सफेद रंग की शेरवानी पहने, माथे पर मरून रंग का सेहरा बांधे दूल्हा खड़ा था। उन दोनों के सामने गहरे नीले रंग का लहंगा, साथ में भारी जेवर पहने एक मध्यम आयु की महिला आरती की थाल लिए खड़ी थी। ये मोहिनी थी, दूल्हे की मासा। मोहिनी ने उन दोनों की आरती उतारी और फिर कहा, ई कलश ने धक्का देकर प्रवेश करो। दुल्हन ने अपना दाहिना पैर उठाया। पैरों में भारी चांदी की पाजेब थी, जो उसके पैर हिलाते ही छन छन की आवाज करने लगी। उसने धीरे से कलश को धक्का दिया, फिर अंदर आकर आलते की थाल में अपना पैर रख दिया। अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए उसने घर के अंदर प्रवेश किया। मोहिनी ने अपने हाथ में पकड़ा थाल अपने बगल में हरे रंग का लहंगा पहने खड़ी एक लड़की को देते हुए कहा, ज्योति, कैसी लगी हमारे छोटे कुंवर सा की नई दुल्हन? उस लड़की ने जवाब दिया, अभी तक देखा कहाँ है इनको, चेहरा तब से घूंघट में है, हम ही खोल देते हैं इनका घूंघट। तभी पीछे से एक महिला की आवाज आई, रुक जा ज्योति, थारे को इतना भी ना पता कि छोटी कुंवर रानी सा का घूंघट सबसे पहले छोटे कंवर सा ही उठाएंगे। सबने उस कड़क आवाज की तरफ देखा। सामने हल्के पीले रंग का राजस्थानी लहंगा पहने एक उम्र दराज महिला खड़ी थी। उसने आगे आते हुए कहा, शादी के लायक हो गई है, कुछ वक्त में तुम्हारी भी शादी होगी। ऐसे ही निभाएंगी अपने ससुराल के रीति रिवाज। ज्योति ने सिर झुकाए कहा, माफ कीजिएगा नानी सा, गलती हो गई। तभी किनारे से आसमानी रंग का लहंगा पहने उसकी माँ गायत्री ने ज्योति के पास आते हुए कहा, माँ सा, बच्ची है, धीरे धीरे सीख जाएगी। मासा ने उसे देखते हुए कहा, अगर ज्योति बच्ची है तब तो छोटी कुंवर रानी सा से हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे। वह तो उनसे उम्र में 2 साल छोटी है, सिर्फ 21 साल की है, तो हम उनसे कैसे उम्मीद करेंगे इस घर के रीति रिवाज समझकर निभाने की, जब यहाँ की बेटी ही ये सब समझ नहीं पा रही। मोहिनी ने कहा, मासा, आज खुशी का दिन है, जाने दीजिए ना। फिर दुल्हन को देख बोली, ये इस घर की सबसे बड़ी हैं, चंद्रप्रभा राठौर, आपकी दादी सास। उसने हाथों से उसकी तरफ जाने का इशारा किया। दुल्हन आगे बढ़ी और उनके पैर छुई। चंद्रप्रभा जी उसे देखते हुए बोली, थारी माँ ने ठीक से सास के पैर छूना भी ना सिखाया। दुल्हन दोबारा झुकी और दोनों हाथों से उसके दोनों पैर दबाते हुए प्रणाम किया। चंद्रप्रभा जी ने अपने पैरों से उसके हाथों को धक्का दे दिया। वह एक तरफ गिर गई। ज्योति और मोहिनी के चेहरे पर मुस्कान झलक आई। चंद्रप्रभा जी दूल्हे के पास जाते हुए बोली, कैसे लगी हमारी छोटे कुंवर सा को उनकी नई गुड़िया? दूल्हे ने अपने चेहरे से सेहरा उठाया। तीखे नैन नक्श, होठों पर मुस्कान, माथे पर तिलक उसे और भी मनमोहक दिखा रहा था। उसने मासूमियत भरी आवाज में कहा, दादी सा, आपने तो कहा था ये गुड़िया बात करती है, लेकिन इसने तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने कितनी बार रास्ते में इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन ये सिर्फ अपना सिर हिलाना जानती है। चंद्रप्रभा जी हंस पड़ी। दूल्हे ने आगे शिकायत की, मैंने तो गुड़िया का चेहरा भी नहीं देखा, अगर वह सुंदर नहीं हुई तो हम नहीं रखेंगे उसे, हमें सिर्फ सुंदर गुड़िया अच्छी लगती है। वहां खड़ी सभी महिलाएं उसकी बात सुन हंस पड़ी।
चंद्रप्रभा जी ने अपने बगल में खड़ी ज्योति को कहा, देख क्या रही हो, छोटी कुंवर रानी सा को रुद्राक्ष के कमरे में छोड़ कर आओ। ज्योति आगे आई और दुल्हन को कंधे से पकड़ते हुए बोली, चलो छोटी कुंवर रानी सा, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। दोनों ने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे जब पीछे से एक फूलदान ज्योति के पैरों में आकर लगा। वह दर्द से वहीं बैठ गई। गायत्री ने उसके पास आकर पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ये फूलदान तो। उसने पीछे मुड़कर देखा। चंद्रप्रभा जी उन्हें ही देख रही थी। वो फूलदान उन्होंने ही फेंका था। वह बोली, तुम नहीं, आप। छोटी कुंवर रानी साहब भले ही उम्र में ज्योति से छोटी हैं, लेकिन ये मत भूलो वह भाभी लगती हैं तुम्हारी। रुद्राक्ष 25 साल का है, तुमसे बड़ा है, इसलिए आगे से इज्जत से बात करना उनसे। अब अपनी इस नासमझी के लिए माफी मांगो उनसे। ज्योति की आंखों से आंसू टपक कर नीचे गिरने लगे। उसने सुबकते हुए कहा, माफ कीजिए मुझे छोटी कुंवर रानी साहब, आगे से ये गलती नहीं होगी। चंद्रप्रभा जी ने कहा, कब तक दर्द का बहाना बनाकर बैठे रहने का इरादा है? छोटी कुंवर रानी सा को उनके कमरे में छोड़ कर आओ। पाजेब की छनकती आवाज के साथ दुल्हन ज्योति के साथ आगे बढ़ गई। रुद्राक्ष ने कहा, दादी सा, मेरी गुड़िया को कहाँ ले जा रहे हैं? चंद्रप्रभा जी रुद्राक्ष के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, अब तो वह गुड़िया सिर्फ थारी ही है, थारे कमरे में ले जा रहे हैं। आप हमारे साथ चलकर अपनी दवाइयाँ खा लीजिए और फिर हमारे छोटे कुंवर साहब अपनी गुड़िया से मिलने जाएंगे। रुद्राक्ष ने अपने दोनों हाथ से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, जल्दी चलिए। वह उन्हें पकड़कर एक तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद उस लड़के को लेकर 2 महिलाएं, जिनकी उम्र करीब 26-27 साल की होगी, जा रहे थे। वो एक कमरे के बाहर आए। गुलाबी रंग का लहंगा पहने लड़की ने कहा, वंशिका भाभी, आपको क्या लगता है छोटे कुंवर सा की सुहागरात कैसी रहेगी? दूसरी लड़की, जिसने नारंगी रंग का राजस्थानी लहंगा पहन रखा था, उसने हंसते हुए कहा, देविका, ये भी कोई पूछने की बात है? दोनों गुड्डे गुड़िया का खेल खेलेंगे। वह लड़का चुपचाप उनके बीच में खड़ा था। उन दोनों लड़कियों ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और कहा, जाइए छोटे कुंवर साहब, जाकर मिल लीजिए अपनी गुड़िया से। वह लड़का मुस्कुराते हुए उन्हें गुड नाइट बोलकर अंदर चला गया। कमरे में फूलों से सजावट की गई थी। बिस्तर पर दुल्हन अब भी घूंघट में बैठी हुई थी। उसने घूंघट की आड़ से उस लड़के को देखा, जो धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ रहा था। वह उस दिन की यादों में खो गई जिस दिन यह रिश्ता उसके घर और उसके जिंदगी में दस्तक देने आया था। एक बड़े से हॉल में आमने सामने 3 आदमी बैठे थे, जिनकी उम्र लगभग 40-50 के आसपास थी। उन्होंने अपने माथे पर राजस्थानी पगड़ी पहन रखा था। सबकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। जिनमें से 2 एक साथ बैठे थे और सामने एक थे। उन सबके आसपास 5 जवान लड़के खड़े थे। अकेले बैठे चंद्रशेखर जी ने दहाड़ते हुए कहा, बलवंत चौहान, तुम्हारे बेटे ने हमारी गौरी को बहला फुसलाकर घर से भगाया है। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा? बता रहा हूँ बलवंत, अपने बेटे की चिता सजाने की तैयारी शुरू कर दो। एक बार उसका पता मुझे मालूम चल गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सामने बैठे बलवंत जी ने कहा, देखिए राठौर साहब, आपकी बेटी कोई दूध पीती बच्ची नहीं जिसे कोई बहला फुसला ले। अपनी मर्जी से हमारे बेटे के साथ गई है। प्यार करते हैं दोनों। जवान है, गलती हो जाती है। सामने खड़े जवान लड़कों ने जलती निगाहों से उन्हें देखा। बलवंत जी आगे बोले, अगर आप चाहें तो हम इस बात को समाज में उछलने से रोक सकते हैं। तभी चंद्रशेखर जी के बगल में खड़ा एक 30 साल का आदमी गुस्से से बोला, बलवंत चौहान, तो बस अपने बेटी की फिक्र कर। रही बात गौरी की, तो एक बार मुझे उसका पता चल जाए, सारा प्यार का भूत उतार दूंगा मैं। चंद्रशेखर जी ने उसके हाथ पर हाथ रख उसे शांत रहने का इशारा किया और बलवंत जी को देखते हुए पूछा,
कहना क्या चाहते हो बलवंत? साफ साफ कहो। बलवंत जी ने अपने बगल में बैठे अपने भाई सुदर्शन जी को देखा और कहा, हम लोगों ने सुना है आपको अपने छोटे कुंवर सा के लिए एक लड़की चाहिए जो सीधी साधी हो, आप सबकी बातें माने, ऐसी जिसके मुंह में जबान होते हुए भी गूंगी हो। चंद्रशेखर जी ने अपने आसपास खड़े अपने बेटों प्रताप और विक्रम को देखा। बलवंत जी आगे बोले, अगर आप चाहे तो ऐसी लड़की हमारे पास है, सुंदर सुशील संस्कारी है। चंद्रशेखर जी ने कहा, हम अपने घर की बहू किसी ऐसी वैसी लड़की को नहीं बनाएंगे, हमारे खानदान की इज्जत है, एक खानदानी लड़की चाहिए हमें, हमारी कुंवरसा के लिए। बलवंत जी बोले, मारी बेटी है, 21 साल की है, एकदम घरेलू, आपकी बेटी से मेरा बेटा शादी करना चाहता है, आप हमारी बेटी को अपने घर की बहू बना लो, हम आपकी बेटी को पूरी इज्जत के साथ अपने घर की बहू बना लेंगे, दोनों खानदानों में रिश्ता जुड़ जाएगा और समाज में हमारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। चंद्रशेखर जी ने अपने बगल में खड़े दोनों लड़कों को देखा। विक्रम उनके बगल में बैठते हुए बोला, बापू सा, काका सा सही कह रहे हैं, हमें रुद्राक्ष के लिए एक लड़की चाहिए जो उसे संभाल सके और हमारी बात माने। अगर इनकी बेटी हमारे घर की बहू बनकर आ जाती है तो इसमें गलत क्या है? चंद्रशेखर जी कुछ सोचने लगे। विक्रम बोला, आप भी जानते हैं, इससे पहले हमने 2 बार रुद्राक्ष की शादी करवाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उससे मिलने के बाद लड़कियां दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चंद्रशेखर जी कुछ देर सोचने के बाद बोले, ठीक है, लेकिन हम एक बार उस लड़की से मिलना चाहेंगे। एक लड़की साधारण सूट पहने एक दीवार के पीछे खड़ी सारी बातों को सुन रही थी। बलवंत जी ने वहां खड़े एक नौकर को आदेश दिया, कात्यायनी को बुलाकर लाओ। वह लड़की दीवार के पास से तुरंत एक कमरे में चली गई। वही नौकर उसके कमरे में दरवाजे पर खटखटाते हुए बोला, मालिक आपको बाहर बुला रहे हैं। कात्यायनी ने कहा, आ रहे हैं हम। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और धीमे कदमों से चलते हुए बाहर निकल गई। जैसे ही वह हॉल में आई, उसे देखते ही प्रताप की नजरों में एक अलग ही चमक आ गई। सादे लिबास में भी वह काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने पूछा, आपने बुलाया बाबा साहब? बलवंत खड़ा हुआ और कात्यायनी के पास आते हुए बोला, तुम्हारे लिए एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है, राठौर परिवार के छोटे कुंवरसा का। ये उनके पिता और भाई हैं, तुमसे मिलना चाहते थे। कात्यायनी ने अपनी नजरें झुकाए ही रखी और उन सबको हाथ जोड़कर नमस्ते किया। चंद्रशेखर जी ने पूछा, कहाँ तक पढ़ी हो? कात्यायनी बोली, मैं कभी स्कूल नहीं गई। तीनों की आंखों में हैरानी आ गई। बलवंत चौहान की बेटी स्कूल नहीं गई? बलवंत जी ने कहा, भाइयों ने घर में थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाया है, अक्षर पहचानती है। उसका मन बचपन से घर के कामों में ही रहा है, घर के सारे काम जानती है, उसके अलावा गाने का शौक रखती है। विक्रम ने पूछा, मैंने सुना आपकी एक और बेटी है? सुदर्शन जी ने कहा, भाई सा की बड़ी बेटी आनंदिता जयपुर के बड़े यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की पढ़ाई कर रही है, वह कात्यायनी से 2 साल बड़ी है। विक्रम ने पूछा, तो आप अपनी बड़ी बेटी के रहते छोटी बेटी की शादी क्यों करवाना चाहते हैं? बलवंत जी वापस आकर बैठे और बोले, मैं मानता हूँ कि छोटे कुंवर सा के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, लेकिन इससे ये सच तो नहीं बदल जाता। छोटे कुंवर सा के लिए आप लोग जैसी लड़की ढूंढ रहे हैं, आनंदिता बिल्कुल भी वैसी नहीं है। तेज तर्रार है, पढ़ी लिखी है, दुनिया देख रखी है। अगर आप चाहें तो हम। उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। चंद्रशेखर जी बीच में बोले, नहीं, छोटे कुंवर सा के लिए कात्यायनी सही रहेगी। हम चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए, 1 हफ्ते के भीतर भीतर। उसके बाद जैसे ही हमें गौरी का पता चलेगा, हम उसकी शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। सब खड़े हुए, हाथ जोड़ सबको नमस्ते किया और बाहर की तरफ बढ़ गए।
प्रताप जाते हुए कात्यायनी को ही देख रहा था। उन सबके जाते ही कात्यायनी ने कहा, हम ये शादी नहीं करना चाहते। बलवंत जी कुछ कहते उससे पहले ही कात्यायनी के गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिससे वह सीधे जमीन पर जा गिरी। उसने नजरें उठाकर सामने देखा। लाल रंग के राजस्थानी लिबास पहने एक मध्यम आयु की महिला खड़ी गुस्से से उसे देख रही थी। वह बोली, तू क्या चाहती है? हमारा बेटा शिवम उन सबके हाथों मारा जाए? एक बात याद रख लड़की, करेगी तो तू राठौर परिवार के छोटे कुंवर सा से ही शादी, चाहे तुझे मंजूर हो या नहीं। फिर वहां मौजूद सभी लोगों को देखते हुए बोली, शादी की तैयारी करो। किसी को लगना नहीं चाहिए कि कात्यायनी हमारी सगी बेटी नहीं है। बलवंत जी बोले, कौशल्या ये बात आराम से भी तो समझा सकती थी। 1 हफ्ते में शादी है उसकी। कौशल्या जी ने आंखें तरेरते हुए बलवंत जी को देखा। उन्होंने तुरंत नजरें झुका ली। कौशल्या जी तंज कसते हुए बोली, कहीं हमारे मालिक को अपनी अय्याशी की निशानी पर प्यार तो नहीं आ रहा? फिर दांत पीसते हुए आगे बोली, भूलिए मत, आपकी इज्जत बचाने के लिए इस लड़की को अपनी बेटी कहते हैं हम, वरना ये हमारी जूती के धूल के बराबर भी नहीं है। वह उसके ठीक सामने खड़े हो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, एक नौकरानी को मुंह लगाने की गलती की थी आपने मालिक, उसी का गंदा खून है ये। इसे इस हवेली में रहने दे रहे हैं, इस बात का एहसान माने आप। अब तो छोटी कुंवर रानी सा बनने जा रही है राठौर परिवार की। इसे पैदा करने का फर्ज निभाते हुए विदा कीजिए उस पागल के साथ। कन्यादान तो आप ही करेंगी इसका मालिक। कात्यायनी की आंखों से आंसू बहते हुए फर्श पर गिरने लगे, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। कौशल्या जी के चेहरे पर उसे रोता देख सुकून दिखने लगा। वह झुकी और उसका जबड़ा जोर से पकड़ते हुए ऊपर कर बोली, कात्यायनी, तुम्हारी माँ ने हमारी बहुत सेवा की थी जीते जी। हम समझते हैं तुम्हारे पैदा होने में तुम्हारी गलती तो है नहीं, इसलिए ये 1 हफ्ते इस घर में इस घर की बेटी की तरह रहकर इस घर से विदा होना। फिर उसका चेहरा झटक कर बोली, हमें तुम्हारे मुंह से इनकार नहीं सुनना है दोबारा। जो हम कहेंगे तुम वही करोगी और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। उन्होंने किनारे खड़े एक नौकर को देखा। कार तैयार करवाओ, आधे घंटे में हम खुद कात्यायनी के लिए शादी में जाने वाले सारे कपड़े खरीदने जाएंगे। हमारे मालिक के छोटी बेटी की शादी है, तुम सब भी शादी की तैयारी शुरू कर दो। तुम लोगों के साथ इतने साल इसने काम किया है, छोटी बहन जैसी है, कोई कमी मत छोड़ना। फिर बलवंत जी के सामने खड़े एक लड़के को देख बोली, आनंदिता से कहो इसके साथ सज्जा की सारी जिम्मेदारी उसकी है। राठौर परिवार की महिलाओं को इसे देख लगना नहीं चाहिए कि उनके घर हम अपने घर की नौकरानी भेज रहे हैं। कौशल्या तेज कदमों से अंदर चली गई। उनके पीछे पीछे बलवंत जी और सुदर्शन जी भी चले गए, साथ ही 2 और लड़के जो उनके पास खड़े थे। वहीं पीछे खड़े एक लड़के ने आकर कात्यायनी को कंधे से पकड़ खड़ा किया। वह उसके आंसू पोंछते हुए बोला, कात्यायनी, तुम जानती हो कि ताई सा तुम्हें पसंद नहीं करती, तो फिर उनके खिलाफ क्यों गई? कात्यायनी अपने गाल को हल्के से छूते हुए बोली, तो आप क्या चाहते हैं प्रणव भाई साहब? एक ऐसे आदमी से शादी कर ले जिसके बारे में पागल होने की अफवाह है। प्रणव ने कहा, कितनी बार कहा है, अकेले में तुम मुझे प्रणव बुला सकती हो। हमारी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं, सिर्फ 1 महीने ही तो बड़ा हूँ तुमसे। भाई से ज़्यादा दोस्त रहे हैं हम। बचपन में जब भी माँ हमें कुछ अच्छा खाने को देती तो सबसे पहले तुम्हें देते थे। जब तुम बड़ी हुई और खाना बनाना सीख गई, तब से कितनी बार हमें अलग अलग पकवान बनाकर खिलाया है। कात्यायनी उसकी बात सुन मुस्कुरा उठी, वो भी सबसे छिपकर। आपको रात के 2 बजे जो भूख लगती है। प्रणव हंसा, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। हमें हमारी ये छोटी सी गिलहरी रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम मानते हैं कि रुद्राक्ष के बारे में कई अफवाहें हैं, लेकिन हमने सुना है
12-13 साल पहले एक हादसे में उसके माता पिता की मृत्यु को देखने के बाद वह दिमागी तौर से उतना बड़ा ही रह गया, लेकिन वह ठीक भी तो हो सकता है। हमें हमारी बहन के प्यार और परवाह पर पूरा यकीन है। फिर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, वह कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। मुझे लगता है यहाँ से ज्यादा तुम वहाँ खुश रहोगी। समझ लेना, एक बच्चे की देखभाल कर रही हो। अगर वक्त के साथ उसकी हालत सुधर गई तो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी। तुम्हें रोज यहाँ की तरह जिल्लत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। वर्तमान समय। कात्यायनी को अपने बगल में किसी के बैठने का एहसास हुआ। वह अपनी यादों से बाहर आई। उसने धीरे से अपनी बाईं तरफ देखा। रुद्राक्ष घूंघट के उस पार से उसे ही देख रहा था। उसने कहा, दादी सा ने कहा था कि तुम बोलती भी हो, लेकिन मैंने तो तुम्हारी आवाज सुनी ही नहीं। कात्यायनी उसकी मासूमियत भरी आवाज सुन मुस्कुरा उठी और धीरे से बोली, आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया। पूरे रास्ते सिर्फ अपने घर वालों के बारे में बताते रहे तो मैं सुनती रही। रुद्राक्ष ने चमकती आंखों से उसे देखते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कात्यायनी ने धीरे से जवाब दिया, कात्यायनी। रुद्राक्ष ने नीचे देखते हुए परेशानी भरे भाव से कहा, इतना बड़ा नाम कात्यायनी? हम तुम्हें कत्तु बुलाएंगे और तुम हमें रुद्र बुला सकती हो। कात्यायनी के कानों में एक महिला की आवाज गूंजी। कत्तु से माँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वह नीचे देखने लगी। आंसू बहकर उसकी गोद में रखे मेहंदी भरे हाथों पर गिरने लगे। रुद्राक्ष ने यह देखते ही उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें अपने मम्मी पापा की याद आ रही है? कात्यायनी ने नजरें उठाकर उसे देखा, फिर बोली, हाँ, माँ की याद आ गई। वह भी मुझे कत्तू ही बुलाती थी। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन मैंने उन्हें तुम्हें कत्तू बुलाते हुए नहीं सुना। अकेले में बुलाती होंगी, है ना? तुम फिक्र मत करो, भाई सा से कहकर हम उनसे मिलने चले जाएंगे। वहां जाने में सिर्फ 45 मिनट लगते हैं। कात्यायनी ने धीरे से कहा, वहां माँ नहीं है, वह हमसे कभी नहीं मिल सकती। रुद्राक्ष ने समझने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों? वो भी मेरे मम्मी पापा की तरह दूर चले गए हैं, स्टार बनकर? कात्यायनी ने हाँ में सिर हिलाया। तभी उसकी नजर उसके दोनों हथेलियों पर गई। उसने उत्तेजित होते हुए कहा, इसमें तो मेरा नाम लिखा है। कात्यायनी मुस्कुराई। कुछ देर तक उसके हाथों को अलट पलट कर देखने के बाद वह उसे देखते हुए पूछा, तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? कात्यायनी ने कहा, आपको ये घूंघट उठाकर मेरा चेहरा देखना होगा। रुद्राक्ष ने सोचते हुए पूछा, वो कैसे? कात्यायनी ने अपने दोनों हाथों से घूंघट का एक सिरा पकड़ा। रुद्राक्ष ने उसके हाथों पर हाथ रख घूंघट को पकड़ ऊपर किया और उसका चेहरा देखने लगा। झील जैसी गहरे हरे रंग की आंखें जिनमें काजल भरा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी छलककर किनारों से पानी गिरने लगेगा। लाल रंग से रंगे होठ जो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह मुलायम लग रहे थे। रुद्राक्ष ने उसकी गुलाबी गालों को पकड़ कहा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मेरी सबसे सुंदर डॉल से भी ज्यादा सुंदर। कात्यायनी उसे देख मुस्कुराई। बड़ी बड़ी आंखें, पतली सी नाक और पतले गुलाबी होठ। रुद्राक्ष देखने में सपनों का राजकुमार था। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और किनारे बने रैक से एक गुड़िया उठाकर लाया और उसे दिखाते हुए बोला, तुम्हें पता है ये मेरी सबसे फेवरेट डॉल है, लेकिन आज से तुम मेरी सबसे फेवरेट डॉल हो। ये डॉल अब से तुम्हारी। उसने उसे उसके हाथों में दे दिया। कात्यायनी उसे देखने लगी। उसके जैसे ही उसकी भी आंखें हरे रंग की थी। उसने लाल रंग की लॉन्ग ड्रेस पहन रखी थी। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। तभी रुद्राक्ष उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। कात्यायनी किसी को अपने करीब आते महसूस कर तुरंत पीछे हट गई। रुद्राक्ष को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिस चेहरे पर अब तक प्यार, परवाह और मासूमियत नजर आ रही थी, वहां गुस्से वाले भाव आ गए। आंखें गुस्से से लाल हो गई। कात्यायनी एक पल को उसे देख डर गई थी। वह कुछ कहती उससे पहले ही उसने उसके हाथ से अपनी डॉल वापस ले ली।
फिर उसका हाथ जोर से पकड़ उसे खड़ा करते हुए बोला, मुझे यह गुड़िया बिल्कुल पसंद नहीं है। यह मेरे साथ खेलना नहीं चाहती। वह उसे खींचते हुए दरवाजे तक लाया और दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। कात्यायनी सीधे सामने सजावट के लिए रखे फूलदान से जा टकराई और फिर जमीन पर गिर गई। उसके हाथ में फूलदान का एक टुकड़ा चुभ गया और खून निकलने लगा। वंशिका, देविका और ज्योति वहां से कुछ दूर खड़े बातें कर रहे थे। वह तीनों उसे देखने लगे। कात्यायनी की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा नजर आ रहा था। वह बोला, मुझे यह गुड़िया नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। ज्योति ने हंसते हुए कहा, लगता है छोटी कुंवर रानी सा के खूबसूरती का जादू छोटे कुंवर सा पर नहीं चला। देविका ने परेशान हो कहा, ये क्या कह रही हैं आप? पहला दिन है इस घर में और ऐसा बर्ताव। हम अभी उनसे बात करते हैं। वह आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से ज्योति ने उसका हाथ पकड़ लिया। देविका भाभी सा, क्या आप भूल गई हैं रुद्राक्ष भाई के गुस्से को? अगर आप बीच में गई तो कहीं सारा गुस्सा आप पर ही ना उतार दे। रहने दीजिए, कल सुबह तक शांत हो जाएंगे। फिर नफरत से कात्यायनी को देख बोली, कोई गलती की होगी, तभी तो ऐसे बाहर निकाला उन्हें। कात्यायनी खड़ी हुई और रुद्राक्ष को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब उसने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। कात्यायनी का दाहिना हाथ दरवाजे की तरफ हवा में लटक रहा था। उसके हाथ से बूंद बूंद कर खून जमीन पर टपक रहा था। आंखों से आंसू बहते हुए गालों पर लुढ़कने लगे। वह एकटक उस कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने हवेली का बड़ा सा दरवाजा दिखने लगा। बारिश की बूंदें उसे भिगाने लगी थी। उसने दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, दरवाजा खोलो, आज के बाद हम कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। जीजी बाई सा की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। भगवान के लिए दरवाजा खोलिए। बाबा सा, भाई सा, काका सा, काकी सा, कोई तो हमारी बात सुनिए। वह चीख चीख कर रोने लगी। 10 साल की कात्यायनी काले रंग के कपड़े पहने एक बड़ी सी हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। हवा के साथ बारिश की बूंदें उस तक भी पहुंच रही थी, जो उसे लगभग पूरी तरीके से भिगा चुके थे। उसने चारों तरफ देखा। काले अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर दिया। भाई साहब, हमें बहुत डर लग रहा है। अंधेरे में कोई खड़ा है वहाँ। प्रणव भाई साहब, देवेश भाई साहब, कोई तो हमारी बात सुनिए। उसने फिर से अपने पीछे फैले अंधेरे को मुड़कर देखा। फिर आगे मुड़ जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी और बोली, विष्णु भाई साहब, शिवम भाई साहब, हम आपके सारे काम करेंगे। एक बार दरवाजा खोल दीजिए। जीजी भाई साहब, आपकी तो हर बात मानते हैं हम पर तरस खाइए। हमें बहुत डर लग रहा है। उसके हाथ से दरवाजा पीटते पीटते खून बहने लगा था। वह चीख चीख कर सबको पुकार रही थी, लेकिन वह दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला। वह थक कर वहीं बैठ गई। कुछ देर के बाद वह खड़ी हुई और मुड़कर अंधेरे को देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कई आंखें उसे ही देख रही थी और वह कभी भी उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। लेकिन फिर भी हिम्मत कर वह धीरे धीरे चलते हुए बारिश में आकर खड़ी हो गई। कुछ वक्त के बाद वह ठंड से कांपने लगी। वह वहीं घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। बारिश की वजह से उसकी आंखों से बहते आंसू तक नजर नहीं आ रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा। आज आसमान जैसे उस पर आफत बरसाने को तैयार खड़ा था। जोर से बिजली कड़कने की आवाज आई और वह खुद में ही सिमटकर जमीन पर बैठ गई। उसने अपने दोनों घुटनों के बीच अपना सिर टिका दिया। वह कांपती आवाज में बोली, क्या इसी के लिए हमें यहाँ छोड़कर चली गई माँ? इस घर में सब हमें इंसान भी नहीं समझते। कहने को बाबा सा की बेटी है हम, लेकिन यहाँ के नौकरों को भी हमसे ज्यादा प्यार मिलता है। क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा भगवान? क्या गलती है हमारी? तभी किसी की आवाज सुन वह अपने यादों से बाहर आई।
आज भी एक बंद दरवाजा उसके दिल में हजारों सुई चुभ हो रहा था। उसने खुद से मन में कहा, क्या कभी कोई दरवाजा हमारे लिए खुलेगा? क्या दुनिया में कोई भी घर होगा जिसे हम अपना कह सकेंगे? क्या कोई भी इंसान होगा जिस पर हम हक जता सकेंगे? क्या रुद्राक्ष का गुस्सा शांत होगा? क्या वह कात्यायनी को वो घर दे पाएगा जिसकी उम्मीद वह कर रही है? क्या होगा आगे? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इसका सुनते रहिए ये कहानी कात्यायनी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको इस कहानी की शुरुआत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ इस चैनल को अपना सपोर्ट दिखाइए। इस चैनल को बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ जल्द ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।